हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन द कैटलिस्ट। आप सभी का स्वागत है। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर 15th May करंट अफेयर्स, and as usual you are well aware about that we will cover the content in Hindi as well as in English. So some content will be in Hindi but they will be very intellectual because these points can be asked in any of the examination and I am covering in depth each and everything. So let's continue with this session. एक बार कंफर्म कर लेता हूँ ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है और उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को बिल्कुल शुरुआत करते हैं। राइट, बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ। चलिए, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, हाल ही में आपने सुना होगा कि 2021 में 3 अलग अलग सैटेलाइट्स को भेजा गया 3 अलग अलग देश के द्वारा, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। अल अमल द होप मिशन बाय यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई के द्वारा, तियानवेन 1 मिशन ये चीन के द्वारा भेजा गया। और चीन के ये जो तियानवेन है, तियानवेन 1 मिशन, ये मान लीजिए मार्स है, मार्स के चारों ओर एक ऑर्बिटर घूम रहा है। तो वैसे तो ये फरवरी में ही पहुंच चुके थे, फरवरी में ही पहुंच चुके थे मंगल की सतह पर, मंगल के ऑर्बिट कर रहा था तियानवेन 1। लेकिन हाल ही में जुरोंग नाम का, यहां पर देखिए चुरोंग रोवर, चुरोंग है एक्चुअल में, इसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है जुरोंग, इसीलिए मैं जुरोंग बोल रहा हूं इसको इंग्लिश टर्म में। जुरोंग नाम का जो रोवर है उसे उतारा गया मंगल पर, तो इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले। इसके अलावा आपने एक और मिशन जो इस साल हुआ, परसेवेरेंस, जिसमें इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर भी था। परसेवेरेंस रोवर ऑलरेडी उतर चुका है। तो ये चीन दुनिया का ऐसा दूसरा देश बना है जिसने मंगल पर अपना रोवर भेजा। और यदि यह रोवर लगातार 90 डेज तक मंगल पर बना रहता है, इसका मतलब यह है कि यूएसएसआर जो है ना, उसका भी एक रोवर गया था लेकिन उसका लिंक टूट गया था। तो ऐसा चीन दूसरा देश है। राइट, तो देखिए जुरोंग रोवर नाम कहां से आया, चीन के पौराणिक अग्नि और युद्ध देवता, और मंगलवार को सुबह ये पहुंच गया। ठीक है, तो दूसरा देश है। कुछ इस तरह से रोवर होते हैं, इसके 6 लेग्स हैं और इसीलिए ये ऑटोनोमस स्वतः चल सकता है। और बहुत सारे जो लैंड के रेगोलिथ्स हैं, रेगोलिथ जो मृदा का ऊपर वाला भाग है, तो देखिए ये मंगल है, मंगल के चारों ओर ऑर्बिटर अभी भी घूम रहा है, रोवर पहुंच चुका है मंगल की सतह पर, और यहां से जो भी रिसर्च करेगा उसके सिग्नल, देखिए सिग्नल के लिए एक टावर है, ये सिग्नल ऑर्बिटर को मिलेगा और इस ऑर्बिटर से पृथ्वी पर चाइना का जो रिसर्च स्टेशन है वहां पर ये ऑर्बिटर सिग्नल भेजेगा। तो कुछ इस तरह से ये मंगल पर रिसर्च करने वाला है। राइट, चलिए, तो आई थिंक आपको ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, आगे आने वाली सभी क्लासेस में बहुत अच्छी इमेजेस के साथ हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट 6 पहियों वाला है, मंगल के यूटोपिया प्लेनेशिया समतल, ये बात याद रखना, यूटोपिया प्लेनेशिया नाम के समतल पर पहुंचा है। जबकि जो परसेवेरेंस है, जो अमेरिका का परसेवेरेंस मिशन है, वो जेजेरो क्रैटर पे, जेजेरो क्रैटर पर पहुंचा है। राइट, तो मंगल ग्रह के उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। चीन ने इस रोवर को एक प्रोएक्टिव कैप्सूल, पैराशूट और रॉकेट प्लेटफॉर्म, सॉफ्ट लैंडिंग कराई है एक कैप्सूल के अंदर। और मंगल पर चीन का रोवर उतरने के लिए बड़ी सफलता है अपने आप में। ये चीनी इंजीनियर्स जो हैं लंबे समय पर मंगल पर जाना चाहते थे, फाइनली उन्होंने सफलता अर्जित कर ली है। मंगल लगभग पृथ्वी से 32 करोड़ किलोमीटर दूर है। मंगल मार्स की वर्तमान दूरी 32 करोड़ किलोमीटर है। और इससे पहले चीन कई सारे कारनामे कर चुका है, क्वांटम उपग्रह भेज चुका है, आपको पता होगा। क्वांटम कंप्यूटिंग में भी रिसर्च कर रहा है, और क्वांटम कंप्यूटर्स और क्वांटम सैटेलाइट्स को हैक नहीं किया जा सकता। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मून पर भी लैंडिंग में आपको याद आ रहा होगा, हाल ही में जो चैंग ई 4 मिशन
फिर उसके बाद चाइना ने भेजा था चैंग ई 5 मिशन। तो ये सभी मिशन पहुंचा चुका है। इसके अलावा चीन अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी 2022 तक लगाना चाहता है, और इसी कारण जो चाइना का लॉन्ग मार्च 5B नाम का जो लॉन्च व्हीकल है वो मालदीव के पास गिरा, और वो इसी को तेजी के साथ में लगाना चाह रहे हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि चीन जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लगा रहा है उसका नाम क्या है, तो ये आपको जरूर बताना है, राइट। चलिए, तो इस प्रकार से चुनौतीपूर्ण एनवायरनमेंट में ऐसा पहले भी कई बार हुआ। सोवियत यूनियन ने भी भेजा था मार्स में 3 रोवर, लेकिन सिग्नल टूट गए थे। ये सारी बातें याद रखनी है आपको। चलिए, तो ये कुछ इस तरह का होता है रोवर, और यहाँ पर सिग्नल सिस्टम होता है और ऑर्बिटर को सिग्नल्स जाते हैं, राइट। देख लीजिए, और ये मंगल की सतह है। आपके लिए एक और प्रश्न है कि मंगल की सतह का जो रेड रंग है, वाई इट इज रेड, द सरफेस, मार्शियन सरफेस इज रेड, वाई इट इज सो, ऐसा क्यों है। चलिए, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। असम और यूनिसेफ ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग। देखिए, असम में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है और उसके पीछे कारण है ब्रह्मपुत्र रिवर। बहुत बड़ी मात्रा में पानी जो है, और उसके पीछे 2 कारण है, एक तो मैन मेड है और दूसरा नेचुरल। नेचुरल में क्या है, वो लोकेशन ही ऐसी है। और वहाँ पर मैं आपको बताऊँ, गुवाहाटी तो ऐसा शहर है जो बिल्कुल कटोरे के शेप में, मतलब पानी वहाँ पर भर जाता है। गुवाहाटी में बहुत बड़ी समस्या आती है वर्षा के दिनों में। तो अब चूंकि समय भी आ गया वर्षा का, मतलब भारत के अंदर मानसून का समय अब स्टार्ट होने वाला है। आपको पता होगा मानसून टकरा चुका है केरला पे, गुजरात में भी अब तक तो काफ़ी हद तक हलचल देखने को मिल रही है। सो असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी, असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी और यूनिसेफ। तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यूनिसेफ की फुल फॉर्म आपको बतानी है। ये मैं इसलिए बोलता हूँ, मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूँ, कॉपी पेन लेकर बैठिए। जो प्रश्न मैं बोल रहा हूँ उनको एक बार कॉपी पर लिख लीजिए, शायद 1-2 पेज भर जाएंगे, और उनका इंटरनेट पर सर्च कीजिए क्या क्या आंसर है। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो मेरे को आपसे 3 प्रश्न पूछने हैं अभी। हु इज द चीफ ऑफ यूनिसेफ, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, और व्हाट इज द फुल फॉर्म। ठीक है, ये दोनों ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली, ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम विकसित कर रहे हैं ताकि देखा जा सके, और इस प्रकार का पता लगाने वाला डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणाली वाला ये पहला राज्य बना है। आपने जरूर सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में, सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में सुना होगा, और फ्रेमवर्क, और ये फ्रेमवर्क जो है डिजास्टर मैनेजमेंट को रोकने के लिए, ये सेंडाई इज अ सिटी इन जापान। तो देखिए असम में क्या हो रहा है, ये जो रेड वाले हैं ना वो एक्सट्रीम जोन है, रेड वाले, ये रेड पॉइंट, और इनमें कुछ मॉडरेट है कुछ लो है। असम स्टेट आपको पता होगा व्हाट इज द कैपिटल, कैपिटल असम की दिसपुर है, और गुवाहाटी इनका इंपॉर्टेंट शहर है, गुवाहाटी में इनका हाई कोर्ट है, राइट। तो सीवियर प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती हैं ड्यू टू दिस ब्रह्मपुत्रा रिवर। आपको पता होगा औरांग है ना, आपको पता होगा कि यहाँ पर काजीरंगा, औरांग, मानस और वेस्ट बंगाल में जल्दापारा। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जब बहुत तेजी से बाढ़ आती है तो यही वो रीजन है जहाँ पर राइनोसॉर्स हैं, और यदि कभी बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई तो इसके पीछे कारण क्या हो जाएगा, सारे के सारे जो गैंडे हैं, 1 हॉर्न राइनोसॉर्स जिसके लिए इंडिया फेमस है, वो खत्म हो सकते हैं, दे कैन बी एक्सटिंक्ट। सो यहाँ पर देखिए, इसीलिए ये डिजिटल सिस्टम की जरूरत है, मोबाइल वेब प्रणाली की जरूरत है। यूनिसेफ इसमें काम कर रहा है ताकि ये बाढ़ फ्लड मैनेजमेंट हो सके। ठीक है, हाई अलर्ट की घोषणा के समय लोगों को बचाया जा सके, जानवरों को बचाया जा सके, मवेशियों को बचाया जा सके। सो 15 मई से 15 अक्टूबर के बीच में जो बाढ़ है उसको रिपोर्ट करना अनिवार्य है इस पोर्टल के तहत। व्हाट इज द रीजन ऑफ द फ्लडिंग इन आसाम, इट इज ब्रह्मपुत्रा। वाई, बिकॉज स्टीप स्लोप, खड़ी ढलान है, उच्च अवसादन, बहुत तेजी से भूस्खलन होता है क्योंकि मृदा, ठीक है। बाढ़ के पीछे का कारण मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों हैं। मानव जो डेफोरेस्टेशन कर रहा है, आपको पता होगा फॉरेस्ट जो है इंटेंसिटी ऑफ फ्लड को रोक सकते हैं। फॉरेस्ट या फिर पेड़ कह लीजिए, वो जड़ों में जकड़ कर रखते हैं। आपने
सुंदरी वन का नाम सुना होगा, वर्ल्ड फेमस सुंदरी वन, सुंदरी वन। और ये जो सुंदरी वन है ये कहाँ पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश में। इनमें इनका नाम सुंदरी वन क्यों है? क्योंकि सुंदरी नाम का एक वृक्ष है जो दलदल वाले इलाके में मृदा को रोकने का काम करता है। ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जो इंटेंसिटी ऑफ फ्लड को रोकने का काम करते हैं। सो गुवाहाटी का आकार एक कटोरे जैसा और जल जमाव के लिए अति हाइपर सेंसिटिव एरिया है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने। एक और डायग्राम में आपको दिखा देता हूं कि द फ्लड सिचुएशन इन एशिया में आप सबसे ज़्यादा फ्लड देखेंगे साउथ एशिया में, तो वो भारत ही आ रहा है, पूरा आसाम रीजन, फिर इधर बांग्लादेश पूरा, क्योंकि यहाँ से गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र, कोसी, ये जो बहुत ही स्टीप स्लोप वाली जो एरिया है यहाँ पर, ये है ना हिमालयाज में, तो यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं यहाँ पर, दीज ऑल आर द फ्लड प्रोन, है ना। कोसी नदी आपने देखा ही है, कोसी नदी भी है, और दामोदर, यहाँ से दामोदर नदी भी, राइट। तो इस प्रकार से भारत में बहुत बड़ा अफेक्शन है, 32 मिलियन पीपल अफेक्ट होते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश और आसाम। तो ये 3 राज्य में बहुत ज़्यादा फ्लड आता है। इधर नेपाल इज ऑल्सो प्रोन टू फ्लड एंड हियर बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। चलिए मेघालय, आपको पता होगा मेघालय इज़ वेरी मच अफेक्टेड। मेघालय तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, इंडिया की सबसे ज़्यादा वर्षा भी उसी राज्य में होती है। तो अगला प्रश्न आ रहा है, आपको पता होगा सुएज कैनाल में एवर गिवन नाम का एक कंटेनर जहाज, जो बहुत बड़ा जहाज है, विश्व के वन ऑफ द लार्जेस्ट शिप में से, कि वो फंस गया और उसके बाद सुएज नहर ब्लॉक हो गई। ब्लॉक हुई लगभग 4 से 5 दिन के लिए। उसके बाद क्या हुआ, ये तो ब्लॉक हो गया, तो पीछे कई कई हजारों शिप क्यू में, कतार में लग गए। अब 4-5 दिन के बाद में कम से कम इनको 4 से 5 दिन और लगा धीरे धीरे इस ट्रैफिक को खत्म करने में। तो इस तरह से पूरे विश्व को $9 बिलियन का नुकसान हुआ और 400 से अधिक जहाज नहर को पार करने में असमर्थ हो गए, है ना, हंड्रेड्स ऑफ में, ठीक है। और इसे सुएज कैनाल ब्लॉकेड, कुछ इस तरह से, एवरग्रीन नहीं है ये, एवरगिवन नाम का शिप है और इसे जापान ने ही बनाया है। तो जापान ने बोला भाई कि ऐसा भविष्य में कई बार हो सकता है और ये एक इतना रेजिलिएंट, फ्लेक्सिबल वे नहीं हो सकता, रूट नहीं हो सकता। तो जापान ने क्या सोचा, बजाय सुएज कैनाल के हम लोग यूरोप से, मान लीजिए ये यूरोप है, ये पूरा रशिया है और यहाँ जापान है, राइट। आपको मैपिंग इतनी क्लियर ही होगी। तो जब यहाँ से ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग, आपको पता होगा कहाँ से शुरू होता है, सेंट पिट्सबर्ग से स्टार्ट होता है और यहाँ साउथ कोरिया के पास, नॉर्थ कोरिया के पास जो बिंदु है व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। तो यहाँ से ये सोच रहे हैं कि अपना ट्रांसपोर्टेशन शुरू करें और इसके लिए रशिया भी इंटरेस्टेड है। दूसरा एक और काम क्या किया जा सकता है, आर्कटिक, आपको पता है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध, आर्कटिक रीजन से आइस ब्रेकर की मदद से शिप्स को यहाँ लाया जाए और जापान में ट्रांसपोर्टेशन हो। तो इसीलिए अल्टरनेट रूट कौन ढूंढ रहा है, जापान, भविष्य को देखते हुए। तो ये है एवर गिवन कार्गो शिप, जापान ने ही बनाया था और सुएज मार्ग की इसमें कमजोरियां उजागर हुई, पता चला बहुत कमजोरियां, इसीलिए सुएज नहर के विकल्प के रूप में जापान ने 2 अलग अलग विकल्प अल्टरनेटिव्स, ट्रांस साइबेरियन रेलवे और दूसरा उत्तरी समुद्री मार्ग। डोंट वरी, कुछ कंटेंट अभी इंग्लिश में भी आने वाले हैं, दे विल बी प्योरली इन इंग्लिश रिटन, सो आई विल हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, राइट। तो ये लक्ष्य वास्तव में रूस द्वारा समर्थित थे और रूस ने भी बोला था कि भाई देखिए, रशिया जब से अलग थलग हुआ है, नाटो, एक तो पहले यूएसएसआर था, उसके बाद 15 देश टूट गए, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, फाइनली रशिया और 15 देश टूट गए और फाइनली यूरोप जो है वो ट्रेड वगैरह समझौते लगातार खत्म करता जा रहा है और इसीलिए रशिया की जो इकोनॉमिक जो पोजीशन है वो लगातार डिग्रेड होती गई इन सालों में, पिछले 30 सालों में। रूस ने इसीलिए हाथ मिला लिया है चाइना के साथ, तो वो अपनी गैस पाइपलाइन जो है, पेट्रोलियम गैस पाइपलाइन और जो नेचुरल गैस पाइपलाइन है वो उसकी मदद से कमा रहा है। और
और इसीलिए रशिया चाहता है कि उसको कुछ ना कुछ ऑप्शंस मिले अपनी इतनी बड़े एरिया क्षेत्रफल को लेकर। तो इसीलिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑन नेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रशियन फेडरेशन पर हस्ताक्षर हुए थे 2018। अब देखिए, आर्कटिक का बर्फ का पिघलना उत्तरी समुद्री मार्ग का एक व्यवहार्य विकल्प बन रहा है, लेकिन ये बर्फ पिघलती नहीं है, लंबे समय तक जमी रहती है और इसके लिए आइस ब्रेकर की आवश्यकता होती है। आप देखिए, जापान एक ऐसा देश है जो पूरी तरह से आइलैंड कंट्री, और वो हमेशा किस पर डिपेंड करता है? नेविगेशन पर, शिप्स पर। तो देखिए 2019 में उसके केवल 87 शिप्स ही आए थे आर्कटिक ओशन से होते हुए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से होते हुए, जबकि 2020 में उसने अपनी क्षमता बढ़ाई 133। और अब इस केस को देखकर आप देखेंगे 2021 में कई गुना बढ़ चुका होगा कि ये अपना शिपिंग और देखिए ये रूट कंपैरेटिवली डिस्टेंस वाइज भी कम है। एक तो हम यूरोप से निकले, फिर अटलांटिक ओशन में गए, उसके बाद में आप एक बार मैप देखेंगे जरूर, यूरोप से अटलांटिक ओशन, फिर मेडिटेरेनियन सी में आए, उसके बाद स्वेज कैनाल से पास हुए, फिर रेड सी, फिर अरेबियन सी, उसके बाद भारत के नीचे से इंडियन ओशन से होते हुए साउथ चाइना सी से होते हुए पहुंचता और एक सीधा सीधा डायरेक्टली पहुंच जाए। सो दिस डिस्टेंस विल बी वेरी लेस। तो समुद्री मार्गों के अलावा जापान ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग को, और मैंने आपको बता दिया है कि ये मास्को भी शहर है, लेकिन मास्को से पहले सेंट पीटर्सबर्ग, उसके बाद मास्को, और फिर जापान के एंड के पास व्लादिवोस्टॉक तक ही ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग जाता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं हम लोग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे क्यों मनाया जाता है? आपको याद आ रहा होगा 11 मई को हमने पोखरण में शक्तिवन नाम का सफल अभियान किया। इससे पहले हम लोग स्माइलिंग बुद्धा 1974 में इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में कर चुके थे। और ये क्या था? हमने एल शेप में पोखरण में क्या किया? परमाणु विस्फोट कराकर भारत को न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर कर दिया और इंडिया बिकेम 6th न्यूक्लियर स्टेट, छठा देश बन गया था। जरूरी था, क्यों? चाइना एक वीटो पावरफुल कंट्री भी है और साथ ही साथ उसने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। और हमारे जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे, ही वॉज अ विजनरी लीडर, और वो हमेशा चाहते थे कि भारत किसी भी देश के आगे न दबे। ही इज द विजनरी लीडर। उनका विजन था ये, राइट? उनका विजन। एक मिनट का समय दीजिए। क्लास में 1 घंटे बाद आऊंगा। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए माफ़ी चाहता हूँ। और यहाँ पर आपको नेशनल टेक्नोलॉजी डे एकदम क्लियर हो गया होगा, है ना? नेशनल टेक्नोलॉजी डे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 2-3 रीज़न और भी हैं। हंस 3 नाम का एयरक्राफ्ट भी इसी दिन बना है, 11 मई को। इसके अलावा त्रिशूल, ये भी 11 मई को बना है। तो 11 मई को क्या होता है? देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये पोखरण विस्फोट, और ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी जी, कलाम साहब, माफ़ी चाहता हूँ, ये नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब बहुत छोटे दिख रहे हैं, इसलिए बहुत हाई रेजोल्यूशन का पिक्चर नहीं है। दिस इज नॉट अ वेरी हाई रेजोल्यूशन पिक्चर, दैट इज वाई आई कुड नॉट आइडेंटिफाई। ही इज अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, द विजनरी लीडर, एपीजे अब्दुल कलाम सर। तो इन्होंने सेकेंड शक्ति परीक्षण दिखाया, शक्ति 1 बोला गया इसको, और पोखरण टेस्ट रेंज में, राइट, 2 परमाणु हथियारों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। 11 मई के दिन ही डीआरडीओ ने त्रिशूल मिसाइल और हंस 3 स्वदेशी विमान, ठीक है, तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया बिकेम न्यूक्लियर पावरफुल कंट्री। यहाँ पर 2 साइंटिस्ट के नाम, एपीजे अब्दुल कलाम सर और आर चिदम्बरम वर द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ पोखरण 2। और भारत ऑलरेडी 6th कंट्री के न्यूक्लियर क्लब में आ चुका था। और यहाँ पर हमने एटॉम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, देखिए 15 किलोटन, 45 किलोटन, 0.2 किलोटन का सब किलोटन डिवाइस।
तो इन सभी का प्रयोग किया था और सबसे पहला विस्फोट तो हमने 11 मई को और 2 और किए 13 मई को। हम लोग एल शेप में विस्फोट करते हैं ताकि ऊपर से जो अमेरिकन और डिफरेंट कंट्रीज की जो सैटेलाइट्स जा रही हैं उन्हें न पता चले। आप वर्तमान पोजीशन देख लीजिए यदि आपको क्लैरिटी चाहिए तो। ईरान बार बार कोशिश कर रहा है कि वो न्यूक्लियर टेस्ट कर ले, लेकिन अमेरिका और यूरोपियन देश नहीं चाहते, क्योंकि आपको पता है इजराइल के पास न्यूक्लियर, इजराइल जो है वो न्यूक्लियर पावरफुल कंट्री है। इजराइल और ईरान कट्टर प्रतिद्वंदी हैं और यदि ईरान के पास भी न्यूक्लियर पावर आ गई तो दूसरे देश जैसे सऊदी अरेबिया, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के पास ऑलरेडी है, वो भी कोशिश क्या करने लगेंगे कि इजराइल पर अटैक कर दे। ईरान अभी तक इसीलिए दबा हुआ है क्योंकि यदि ईरान डायरेक्टली युद्ध में आ जाता है, इजराइल के पास अभी न्यूक्लियर हथियार है और ये बहुत एग्रेसिव कंट्री है, तो ईरान हो सकता है कि ये जो इनका एक करार हुआ है कि हम न्यूक्लियर हथियार का जो अमेरिका, और आपने इसका नाम भी सुना होगा, देखिए मैं आपको नाम बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे पेपर्स में पूछा गया है। P5+1 क्या है ये? P5 का मतलब वीटो पावरफुल 5 कंट्री। कौन कौन से? चाइना, रशिया, यूएसए, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। और +1 में ये 1 जो है वो जर्मनी है। तो 5 देश तो वीटो पावरफुल कंट्रीज एंड 1 इज व्हाट? जर्मनी। ये चाहते हैं कि किसी प्रकार का कोई भी ईरान जो है न्यूक्लियर पावरफुल ना हो, और इसीलिए आप देखते होंगे समय समय पे इजराइल नतांज नाम की साइट पर इस प्रकार के साइबर अटैक्स करता है कि उनके सारे के सारे सिस्टम को, न्यूक्लियर सिस्टम को ध्वस्त कर देते। क्यों? इजराइल बहुत ताकतवर है एज ए टेक्नोलॉजी वाइज, तो वो बिल्कुल नहीं चाहते ईरान के पास ताकत आ जाए और वो कल को एक प्रतिस्पर्धा में आ जाए। तो इसीलिए, और इसीलिए भारत के ऊपर भी लामबंदियां लगाई गई, भारत के ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए गए। आपको याद आ रहा होगा 1998 1999 के बाद से भारत पर सैंक्शन लग गए, प्रतिबंध लग गए, और भारत पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रमुख देश अमेरिका और जापान थे। और देखिए एक और बात मैं बता दूं आपको, फाइनली क्या होता है 2007 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश भारत आते हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ में 1, 2, 3 करार, 1, 2, 3 पैक्ट, इसे क्या बोलते हैं? 1, 2, 3 पैक्ट, 1, 2, 3 करार होता है और उसके बाद भारत को फिर से न्यूक्लियर सप्लाईज मिलना स्टार्ट होता है। इज इट क्लियर? तो मैंने आपको एक वर्ल्ड पॉलिटिकल व्यू क्या है, क्यों क्या हो रहा है, किस तरह से वो गाजा पट्टी, आप उससे भी लिंक कर सकते हैं, और गाजा पर जो हमास है उनको डायरेक्टली सपोर्ट कौन कर रहा है? ईरान सपोर्ट कर रहा है। ऑपरेशन शक्ति आपको क्लियर हो गया होगा। और स्माइलिंग बुद्धा जो है ये 1974 मई में आयोजित हुआ था। ठीक है, चलिए। एक डिजीज है, रोग है एस्परजस सिंड्रोम, और आपने नाम सुना होगा, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति चल रहे हैं एलॉन मस्क, जो स्पेस एक्स और टेस्ला मोटर्स के ओनर हैं। बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, लेकिन ये बोलते हैं कि इनको एस्परजस सिंड्रोम है। और इन्होंने कब बोला ये? जब ये डॉज 1 नाम की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करे थे। तो इन्होंने अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है, और इस क्रिप्टो करेंसी में जो पैसा जनरेट हो रहा है उसी की मदद से ये चंद्रमा पर, मून पर एक मिशन भेज रहे हैं, और उसका नाम भी क्या रखा है? डॉज 1। इज इट क्लियर? डॉज 1 इज क्रिप्टो करेंसी एज वेल एज मून पर एक मिशन भेज रहे हैं एलॉन मस्क, तो ये डॉज 1 है। और एस्परजर सिंड्रोम इनको है। तो सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं एलॉन मस्क को जो ये एस्परजस सिंड्रोम है वो क्या है। तो कुछ व्यक्ति आपने देखे होंगे जो समाज के साथ घुल मिल नहीं पाते हैं, उनसे बिल्कुल अलग थलग रहना चाहते हैं, उनके सामाजिक सामंजस्य बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाते हैं, उन्हें ही एस्परजस सिंड्रोम होता है। बाकी उनकी लाइफ सब सही चल रही है, सक्सेसफुल है, समाज में सामाजिक नहीं। ठीक है, तो इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और जो एस्परजर नाम के जो डॉक्टर थे उन्हें ये रोग था, इसीलिए ये नाम ऐसा पड़ गया। और इसमें एक टर्म बार बार आता है ऑटिज्म। ये है एलॉन मस्क, अमेरिका में के सिटीजनशिप है इनके पास। ऑटिज्म हिंदी में बोलते हैं स्वलीनता बोलते हैं ऑटिज्म को, स्वलीनता। मतलब
आपने बर्फी मूवी देखी है? नहीं देखी है तो कभी देखना, उसमें प्रियंका चोपड़ा और रणवीर कपूर है। तो उसमें स्वलीनता का मतलब क्या है कि जो प्रियंका चोपड़ा है उन्हें पता ही नहीं है दुनिया क्या है, वो बस अपने ही धुन में है, उनको और कुछ नहीं पता। दिस इज ऑटिज्म, मतलब सोसाइटी से ज्यादा मेलजोल नहीं, यही एस्पर्जर सिंड्रोम है। तो स्पेस एक्स के संस्थापक एलॉन मस्क ने घोषणा की उन्हें एस्पर्जर सिंड्रोम है। डॉज कॉइन क्रिप्टो करेंसी, ये दुनिया की वर्तमान में चौथी सबसे ताकतवर क्रिप्टो करेंसी है, फोर्थ। क्या आप मुझे बताएंगे, हाल ही में फेसबुक ने भी एक क्रिप्टो करेंसी निकालने का प्रॉमिस किया था, उसका नाम क्या है? कैन यू टेल मी? तो स्पेस एक्स चंद्रमा पर डॉज 1 मिशन चंद्रमा पर लॉन्च करने वाला है, और ये इसका जो पूरा पेमेंट होगा ना वो क्रिप्टो करेंसी डॉज कॉइन के बेसिस पर होगा। तो इन्होंने दोनों चीजों को लिंक कर दिया है। क्या है एस्पर्जर सिंड्रोम? लोगों को सामाजिक रिश्तों में परेशानी होती है, अपने भाई बहन, फैमिली मेंबर्स इत्यादि में, और ये जो सिंड्रोम था वो डॉक्टर हंस एस्पर्जर को था, और 1944 में पहली बार ये बीमारी आई। ठीक है, ऑटिज्म क्या होता है? स्वलीनता, और इसमें एक प्रकार का डिसऑर्डर है जिसमें सामाजिक संपर्क में, मतलब टू कनेक्ट द सोसाइटी, इसमें दिक्कत आती। तो यहां पर दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि 2019 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना, जितने भी रोग होते हैं ना उनको एनलिस्ट किया जाता है, उन्हें एक लिस्ट में डाला जाता है। तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, आईसीडी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, 2019 तक आईसीडी में एस्पर्जर सिंड्रोम बना हुआ है, मतलब 2019 से इसको ऐड कर लिया गया लिस्ट में। और ये मतलब अलग अलग प्रकार के रोगों की लिस्ट रखता है, मृत्यु दर के आंकड़े, पर्टिकुलर किसी रोग में कितने हुए, क्या हुए, व्यापक रूप से एक डेटाबेस होता है। तो आईसीडी आपको समझ में आ गया होगा, व्हाट इज आईसीडी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। 11वां संस्करण 2019 में किया गया था, और 2022 जनवरी में इसे लागू किया जाएगा। तो कुछ नए नए रोगों को इसमें ऐड कर लिया जाता है, जैसे कोविड-19 को ऐड कर लिया जाएगा अब, है ना। तो आईसीडी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। तो दोस्तों ये एक प्रकार का सिंड्रोम है, और सिंड्रोम जो होता है ये भी समझा दो, मैं साइंस एंड टेक की बात करूं तो सिंड्रोम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डिजीज। व्हाट इज सिंड्रोम? कलेक्शन ऑफ डिजीज। और डिजीज तो एकमात्र, DISEASE, डिजीज तो एक रोग हो गया। जैसे मान लीजिए टाइफाइड एक डिजीज है, ट्यूबरकुलोसिस एक डिजीज है, लेकिन HIV एक सिंड्रोम है। HIV एक प्रकार का सिंड्रोम है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। आपने और भी नाम सुने होंगे, कुछ आनुवांशिक रोग हैं, जरूर इनके बारे में सर्च करना, वरना कभी मैं साइंस एंड टेक आपको पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा कि पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, है ना, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये सभी आनुवांशिक रोग होते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर अगला पॉइंट आ रहा है, स्पेस एक्स ने डॉज 1 मिशन टू मून की घोषणा कर दी। ये बात आपको समझ में आ गई है कि मून के लिए स्पेस एक्स कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट, पावरफुल कंपनी हो गई है। अब तक जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था उस पर जिस भी व्यक्ति को भेजा जा रहा था उसे केवल रशिया ही भेज पाता था, क्योंकि रशिया के पास ये टेक्नोलॉजी थी। अब स्पेस एक्स भी भेज पा रहा है। दुनिया के सबसे भारी भरकम विमान लॉन्च व्हीकल में है फाल्कन 9, फाल्कन 9 जरूर याद रखेंगे, फाल्कन 9। और इनके पास रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल भी है जो स्पेस में जाता है और ऐसा का ऐसा वापस आ जाता है, बार बार प्रयुक्त किया जा सकता है। सो दिस इज द एलॉन मस्क एंड स्पेस एक्स। तो डॉज कॉइन आपको समझ में आ गया, क्रिप्टो करेंसी समझ में आ गई, और ये मून पर भेजा जाएगा। ये उपग्रह 40 किलोग्राम का होगा। विशेषकर जियोमेट्रिक एनर्जी कॉरपोरेशन का पेलोड डॉज 1 पर लगा होगा। फाल्कन 9 से इसे लॉन्च किया जाएगा। स्टारलिंक उपग्रह, बहुत सारे उपग्रह भेजे जाएंगे, ये स्टारलिंक बैच बोला गया इनको। तो आई थिंक ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और देखिए, चूंकि ये डॉज कॉइन किसका है, एलॉन मस्क का है, 2021 में 8 गुना मतलब छलांग लगाई क्रिप्टो करेंसी ने। क्रिप्टो करेंसी जो होती है हाईली सिक्योर होती है, उन्हें कोई भी हैक नहीं कर सकता, नो वन कैन हैक इट, क्रिप्टो करेंसी। अब आप पूछेंगे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट,
तो दैट इज व्हाट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आपको मैं ये भी बता दूंगा कैसे लेजर्स बने होते हैं इसमें। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अलग अलग सेंटर्स होते हैं, अलग अलग लोकेशन पर डेटा की प्रोसेसिंग होती है, एक पर्टिकुलर की होती है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दोस्तों क्या होता है कि अलग अलग पॉइंट पर, दुनिया के अलग अलग कोने में बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, वो डेटा को प्रोसेस करते हैं और उस कंप्यूटर पे प्रोसेसिंग तभी होगी जब पर्टिकुलर एक की होती है, प्राइमरी की, वो उसके पास हो, उस कंप्यूटर के पास। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है इतनी सिक्योर है कि भविष्य में इसका बहुत व्यापक रूप से प्रयोग किया जाएगा। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी याद रखेंगे, आने वाले समय में हमारी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये देखिए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी करेंसी हो गई है, एक क्रिप्टो करेंसी है। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है? कोई बताएगा भाई? लिब्रा है ना, लिब्रा। लिब्रा मतलब तुला राशि जो होता है ना, तुला, वही। ठीक है। तो इस प्रकार से 2021 में स्पेस एक्स ने 60 स्टारलिंक उपग्रह, ये स्टारलिंक क्या है? ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई इंटरनेट सभी एक आम सिटीजन को फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट मिले, और इसके लिए अलग अलग कंपनीज आजकल पूरे पृथ्वी के चारों ओर हजारों हजारों की संख्या में क्या लगाना चाहती है? उपग्रह लगाना चाहती है। ठीक है, चलिए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात कर रहा था, अभी हाल ही में आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किस किस की मदद से बनाया भाई? कनाडा, यूएसए और यूरोपियन यूनियन की मदद से, इटली वगैरह की मदद से, इधर जापान की मदद से, रशिया की मदद से। 2 व्यक्ति ऑलरेडी थे, अब 4 लोगों को भेजना था। अमेरिका हमेशा से डिपेंडेंट था इस मामले में कि अंतरिक्ष यात्रियों को जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजना होता था तो अमेरिका को मजबूरन रशिया से मदद लेनी होती थी। अब स्पेस एक्स कंपनी अपने लेवल पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा। देखिए एक प्राइवेट कंपनी कितनी आगे बढ़ चुकी है ना। तो इसे बोलते हैं इच्छा शक्ति। आप जरूर यदि बहुत ज्यादा मोटिवेट होना चाहते हैं तो इलॉन मस्क की जो शायद कहीं ना आपने पढ़ी होगी, तो जरूर आप मोटिवेट होइए और इलॉन मस्क की कुछ कहानियों को जरूर पढ़िए, राइट। तो देखिए इंग्लिश में कंटेंट आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करेंगे अब हम। अब देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आपको ट्रिप्स के बारे में भी पता होगा। ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और ट्रिप्स, ठीक है। दूसरा आपने डब्ल्यूटीओ का भी नाम सुना होगा, दोनों साथ में काम करते हैं। आपने देखा पूरी दुनिया में भारत ने और साउथ अफ्रीका ने मिलकर बहुत जोर दिया, इनिशिएट किया कि जो वैक्सीन है वो सभी देशों को उसकी टेक्नोलॉजी शेयर की जाए। यदि कोई ज़्यादा गरीब देश है तो जो नॉर्मल देश है वो उसे बनाकर फ्री में दे, मतलब फ्री में नहीं तो कुछ बहुत कम अमाउंट में। लेकिन जितनी भी टेक्नोलॉजी है, फाइजर, मॉडर्ना, जाइडस कैडिला, एस्ट्राजेनेका, हमारी कोविशील्ड, कोवैक्सीन, सिनोवैक, सिनोफार्म, ये जो चाइना की, ये सारी अलग अलग वैक्सीन्स हैं, ये ग्लोबल कॉमन हो जाए इनके टेक्नोलॉजी, और एक विशेष क्लॉज डाला जाए ट्रिप्स में कि भाई हम, चूंकि पूरे विश्व में ये पेंडेमिक है, कल को अफ्रीका में जाएगा, उन गरीब देशों के पास कैसे वैक्सीन जाएगी। तो ये इनिशिएट किया भारत ने, ठीक है। तो अफोर्डेबल यूनिवर्सल एक्सेस टू कोविड वैक्सीन मेडिसिन स्पेशली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड है। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। वो कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? पूरी दुनिया में तो भारत और देश क्या चाहते हैं कि भाई वैक्सीन पर वेवर मिले उनको, और जो बाइडेन भी इसके समर्थन में, हो सकता है 8 से 10 महीने में मिलने भी लग जाए, मैंने आपको पहले ही बताई थी ये बात। लेकिन व्हाट इज द कॉन्ट्राडिक्शन? विरोधाभास कहां आ रहा है, दिक्कत कहां आ रही है? एक तरफ इंडिया विश्व में तो ये बोल रहा है, दूसरी तरफ इंडियाज ग्लोबल पुश है, एज द गवर्नमेंट हैज सेड इन द सुप्रीम कोर्ट दैट बार्गेनिंग, वो बार्गेन क्या करे, कोविड-19 वैक्सीन अंडर ए स्टैट्यूटरी रिजीम विल बी अ काउंटर प्रोडक्टिव। क्या मतलब हुआ कि यदि इसको स्टैट्यूटरी बॉडी में ला दिया गया
किसे कि मान लीजिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, एक्चुअल में तो इसके अधूर पूना वाला जो है वो ओनर है, वैसे भारत बायोटेक है, प्राइवेट कंपनी है। यदि स्टैट्यूटरी बॉडी में ला दिया गया तो क्या कल को जो रिच लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो उनका इंटेलेक्चुअल राइट्स पर उनका हक है, वो जिससे पैसे कमा सकते हैं, भारत उसे कॉमन कर दे तो अपने आप में लोग हतोत्साहित हो जाएंगे और भारत के अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे इस प्रकार की एक्टिविटी से कि भाई हम कुछ नया करें, तो इट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव। इज इट क्लियर? समझ में आया? काउंटर प्रोडक्टिव मतलब, और इसीलिए क्या है, स्टैट्यूटरी रिजीम में नहीं लेके जा सकते। प्राइवेट संस्थान इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इनको प्राइवेट कर देंगे, ये भागी जाएंगे यहाँ से, बोलेंगे भारत में क्या काम करना, आप अमेरिका में काम करते हैं ना, ब्रेन ड्रेन होगा भारत का। यस और नो? और सेंटर ने हैज सेड एनी एक्सरसाइज ऑफ स्टैट्यूटरी पावर आइदर अंडर पेटेंट एक्ट 1970 रीड विद ट्रिप्स एग्रीमेंट एंड दोहा डिक्लेरेशन ऑन इट, एनी अदर वे कैन ओनली प्रूव टू काउंटर प्रोडक्टिव एट दिस स्टेज। तो उन्होंने दोहा एग्रीमेंट के तहत भी ये बोला कि हाँ काउंटर प्रोडक्टिव होगा, लोग इंटरेस्ट कम दिखाएंगे, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो भारत में। तो गवर्नमेंट एश्योर दैट इट इज़ वेरी एक्टिवली एंगेजिंग इटसेल्फ with global organization at a diplomatic level to find out the solution in the best possible interest of India। अब इन दोनों के बीच में जो मध्यम मार्ग है, तटस्थ मार्ग है, मीडियम वे, उसको तलाशने की भारत कोशिश कर रहा है। दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन। इज इट क्लियर? व्हाट इज द पेटेंट एक्ट 1970? तो पेटेंट एक्ट 1970 इज अ लेजिस्लेशन दैट टिल डेट, ये भारत का इंपॉर्टेंट पेटेंट लॉ है जो भारत में है ना, और ये 1972 में फोर्स में आया, ठीक है। और इस पेटेंट एक्ट को, ये बहुत सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके प्रीलिम्स के लिए, दिस एक्ट है ना, जीएस पेपर 3 के लिए, इफ यूपीएससी की बात करें, दिस एक्ट इज इंप्लीमेंटेड बाय ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क्स, ऐसे बहुत सारे होते हैं, सीक्रेट्स होते हैं, ट्रेड सीक्रेट्स, तो ये इसका नाम है CGPDTM, Office of Controller General of Patent, Design and Trademarks. The Controller General supervise the act's administration and also offers advice to the government, और ये ट्रेड रिलेटेड मैटर, पेटेंट रिलेटेड मैटर्स में एडवाइस देने का काम करता है। समय समय पर हमने पेटेंट एक्ट को मांग के अनुसार, जैसी आवश्यकता है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यस और नो? तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो ये जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा एक सुधार जो हमने इसमें अमेंडमेंट किया वो 2005 का था, 99, 2002, 2006, यहाँ पर ट्रिप्स कंप्लायंट के साथ, जैसे ट्रिप्स में कुछ बदलाव होता है, भारत को भी अपने कुछ लॉज में बदलाव करना होता है, तो मेजर अमेंडमेंट 2005 में हुआ था। ये सुपर इंपॉर्टेंट लाइन्स है सभी आपके लिए। When the product patents were extended to all fields of technology like food, drugs, chemical and microorganism। तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर आ गया है, एंड दैट इज व्हाट, TIFR, भारत का प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसका मुख्यालय मुंबई में है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, और इसकी अनुशंसा जो की थी जमशेद जी टाटा से, मैंने जो बताया था आपको, विजनरी लीडर होमी जहांगीर भाभा ने इसकी रिक्वेस्ट की थी कि कोई इस प्रकार का आप सेंटर बनाइए, पैसा आपके पास बहुत है। साइंटिस्ट हैव फाउंड द चीपेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्जन प्रोसेस। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी तक आपको नहीं महसूस हुआ, अब मैं बताऊंगा। कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्जन प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड से मीथेन बनाने का प्रोसेस। ऐसा क्यों? कल को देखिए बहुत हम लोग जैसे मंगल पर मिशन भेजते हैं ना, उससे पहले हमको बहुत सारे ग्राउंड वर्क करने होते हैं रिसर्च एरिया में, और सब कुछ ये सक्सेसफुल हो जाता है तब हम लोग प्रोटोटाइप मॉडल को वहां भेजते हैं और वो अपना काम करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से मीथेन, और मीथेन क्या काम करेगी, जब हमारा लैंडर वगैरह मार्स पर, मंगल पर चला जाएगा, उसे वापस भी तो आना है, उसे वापस भी आना है, यस और नो? और उसे यदि वापस आना है तो उसको एनर्जी चाहिए होगी, मीथेन विल वर्क एज एन फॉर एनर्जी। तो देखिए मंगल की सतह को देखते हुए, देखिए यहां पर मंगल की सतह पर, देखिए सबसे पहले तो मैं डायरेक्टली पढ़ा देता हूं आपको कि मार्स के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में,
मार्स हैज वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस, पानी भी है वहां, और मार्स में मैग्नीशियम भी बहुत है। इन तीनों चीजों का प्रयोग करके वहां का जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे हम कन्वर्ट कर देंगे मीथेन में, और फिर क्या होगा, तो देखिए मैग्नीशियम एसिस्टेड प्रोसेस मिक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मैग्नीशियम एट रूम टेम्परेचर, ये भी रिसर्च कर रहे हैं। मिथेनॉल, फॉर्मिक एसिड एंड सम हाइड्रोजन, तो ये मिथेनॉल भी बनाएगा, फॉर्मिक एसिड एंड हाइड्रोजन भी बनाएगा। एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट इज द बाई प्रोडक्ट एंड इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन सीमेंट, और ये जो मैग्नीशियम से जो मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा वो ग्रीन सीमेंट में काम आएगा इन द फार्मा इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो ये सब यदि हम करेंगे तो ये मीथेन का प्रयोग हम उस रॉकेट फ्यूल में कर सकते हैं जो मंगल से वापस आने के लिए हमें जरूरत होगी। तो देखिए मंगल के ही धरातल पर हमने वहीं के रिसोर्सेज को यूज करके और हमने प्रोडक्टिव चीज बना ली। तो इस तरह के रिसर्च के हम लोग जब मंगल पर कोई मिशन भेजते हैं तो उससे पहले कई सारे पेटेंट रिसर्च वर्क किए होते हैं और उनका रियलिस्टिक फॉर्म हम लोग वहां पर जनरेट करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हुई, इंटरलिंक हुई आपको? चलिए, कोई भी डाउट है, कोई भी डिलेमा है, इफ यू हैव एनी सजेशन प्लीज टेल टू द टीम, आप अपनी टीम से बताइए, वो मेरे तक कन्वे करेंगे सो दैट आई कैन बी मोर एंड मोर इनोवेटिव फॉर यू। एमसीक्यूज की डिमांड है, एक बार जरूर बताइए, वी विल डू रेगुलरली एमसीक्यूज अलॉन्ग विद दिस कंटेंट, राइट। चलिए, तो चीन की आबादी बहुत कम दर से बढ़ी है। आपको पता होगा चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी 1979 में ही अप्लाई कर दी थी, और 2016 में जब इन्हें लगने लगा कि चाइना में तो बूढ़ों की आबादी, ओल्ड एज ज्यादा हो गए, डेमोग्राफिक डिविडेंड का खतरा आ गया है। व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड? 15 साल से 64 वर्ष तक के जो लोग होते हैं, ये जो एज ग्रुप है, इसे बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इकोनॉमिक्स के लिए भी, वर्किंग एज ग्रुप। और आपको पता होगा भारत में जो औसत आयु है, एवरेज एज, ये 29 वर्ष है। इंडिया इज ऑफ यंगस्टर्स पीपल, इसीलिए भारत बहुत तेजी से ग्रो करेगा आने वाले सालों में, क्योंकि हम लोग जो श्रम करेंगे, लेबर करेंगे, उससे बहुत ज़्यादा, ठीक है, हमें रिसोर्स मिलेंगे, टेक्नोलॉजिकली चेंजमेंट आएगा। लेकिन चीन जो है 39-40 के करीब पहुंचने वाला है अब, और यहां पर ओल्ड एज लोग ज़्यादा हो गए, डेमोग्राफिक डिविडेंड खतरे में आ गया। तो इसीलिए चीन ने 2016 में वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया था, वन चाइल्ड पॉलिसी। इज इट क्लियर? वन चाइल्ड पॉलिसी, POLICY, राइट। चलो, तो इससे क्या परिणाम रहे देखिए, 2010 में जो दर जनसंख्या की 0.57 थी, 2020 में वार्षिक 0.53 है। भारत की तो ये लगभग 2.1% के करीब है। और मैं बता दूं 2025 में भारत पीछे छोड़ चुका होगा, किसे पीछे छोड़ चुका होगा भारत 2025 में? चाइना की पॉपुलेशन को पीछे छोड़ चुका होगा। तो इस देश की जो पहली जनगणना है, दैट सेंसस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1953। चाइना की हाईएस्ट जो पॉपुलेशन रेट 1982 में देखी गई, और उसके बाद में इन्होंने अपनी वन चाइना पॉलिसी अप्लाई की। माओ जेडोंग, आपको पता होगा, वन चाइना पॉलिसी 2016 में बंद कर दी गई। 60 वर्ष या उससे ऊपर के आयु के लोग यहां पर बहुत ज्यादा संख्या में हैं, और चीन में जीवन प्रत्याशा दर तो बढ़ रही है, और इसीलिए बूढ़े बुजुर्ग लोगों को संभालने के लिए, तो देखिए अपने आप में वर्किंग एज ग्रुप जो है 15 से 64 आयु वर्ग के जो लोग हैं, उन पर ये लोड आ जाता है कि एक तो कम के बच्चे हैं तो उनको संभालना है, एक बुजुर्ग लोगों को संभालना है, तो इन पर वो लोड आता है। और यदि ये एज ग्रुप ज़्यादा है तो फिर, और ये एज ग्रुप कम है, तो इनके ऊपर एक इकोनॉमिक प्रेशर आ जाता है। समझ में आ गई बात? तो वर्किंग एज ग्रुप आपको मैंने पूरी तरह से समझा दिया है क्या है। दूसरी ओर भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड लगातार बढ़ता जा रहा है।
और एक समय ऐसा आएगा भारत में भी यही स्थिति होगी, क्योंकि देखिए हिस्ट्री रिपीट करते, जैसे चाइना में ये हुआ, एक समय भारत के साथ ये होगा। तो उसके लिए अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा। लेकिन हम तो क्या करते हैं, हम तो बस अगले साल के लिए सोचते हैं, हम आने वाले 20 साल के बाद क्या होने वाला है उसके लिए कभी नहीं सोचते। और इसीलिए हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कभी इस तरह के नहीं बनाए, और इसीलिए ये सब दिक्कतें हैं। तो 2025 तक दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भारत बन चुका होगा। ठीक है। व्हाट इज ब्लड मून? ब्लड मून क्या होता है भाई? व्हाट इज ब्लड मून? तो देखिए बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है। कोशिश करते हैं कि एक बार चेक कर लेता हूं। कोशिश करते हैं कि इन टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखें, और मैं आपको जल्दी एक और लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो वी विल टॉक अबाउट ब्लड मून। क्या है ब्लड मून? आने वाले बहुत सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। आपको इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी होना बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट के रेंज तक पहुंचना, करंट अफेयर के साथ साथ सिलेबस कॉन्सेप्ट को पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आने वाले समय में आपको रेगुलर बेसिस पर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की मदद से, हो सकेगा तो कुछ वीडियोस की मदद से, वीडियोस भी मैं इन लेक्चर्स के साथ प्ले कर सकता हूं। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते चलेंगे। एनी डाउट, इस प्रकार के इमेजेस पर बात करेंगे हम लोग, टेक्निकल पॉइंट है पूरे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। द कैटलिस्ट ग्रुप में आपका सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच। एनी पॉइंट यू वांट टू डिस्कस, प्लीज टेल टू द टीम so that I'll cover each and every point here. So God bless you all everyone. Enjoy your life. Stay healthy and blessed. Thank you.